स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, वर्तमान समय में हमारे चैनल पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा संपन्न होने वाली है, जिसकी तिथि लोक सेवा आयोग ने 15 मार्च 2022 तय कर दी है। तैयारी चल रही है। जीएस पोर्शन के लिए लगातार हम अपने जो हमारे बैच से जुड़े हुए लोग हैं या यूट्यूब पर मैं लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपस्थित होता रहा हूं। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूं। आइए उसको देखते हैं। आप अपने स्तर पर भी अपने तैयारी का परीक्षण करते रहिएगा, अपने आप को आकलित करते रहिएगा, मूल्यांकित करते रहिएगा। अंत में मैं आंसर बताता हूं, जैसा कि आप देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आप वाकिफ़ हैं कि इसमें करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री विथ नेशनल मूवमेंट, इंडियन ज्योग्राफी विथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसके सिलेबस का हिस्सा है, सामान्य अध्ययन का। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और जो कि समर्पित है करंट इवेंट्स को। पहला क्वेश्चन आप देखें, इसको मैंने बाइलिंगुअल रखा है, सारे मटेरियल को बाइलिंगुअल रखा है। विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अवार्डेड द अर्थ गार्डियन अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 4 इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभ से ही मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता और न ही मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मुझे लाइक करें। आप लगातार मुझे अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना जो भी रिस्पेक्ट है वो देते रहे हैं। आप सब्सक्राइब भी करते रहे हैं, लाइक भी करते रहे हैं। मुझे इसकी कहने की कोई आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, लिहाजा आप उसको अपने स्तर पर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हम अपेक्षित हैं आपसे कि निश्चित तौर पर आप यह कार्य करेंगे। बहरहाल इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों, पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज़ बैक्ड द अर्थ गार्डियन अवार्ड। यह तमिलनाडु में स्थित है और इस अवार्ड को यूएन कन्वेंशन में इसको प्रोवाइड किया गया है। अर्थ गार्डियन अवार्ड, आप इसको अपने जहन में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी संभावना निश्चित तौर पर की जा सकती है कि यह प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, यह कह रहा है 1995 से ही विद्यालयों में चलाई जा रही मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। What has been the name of mid-day meal scheme being run in school since 1995? दोस्तों, यह योजना जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने के लिए चलाई जा रही है 1995 से, वर्तमान में उसका नाम यूनियन कैबिनेट कमेटी ने चेंज कर दिया है। यूनियन कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको, जो प्राइम मिनिस्टर के चेयर में होता है, उन्होंने अप्रूव किया है और इसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रिशन स्कीम बी के साथ आप जा सकते हैं। पढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न भी एक बार पुनः करंट अफेयर्स से है। और जैसा कि मैंने कहा है कि जब भी पहला आए, सबसे लार्जेस्ट आए, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और उसी श्रृंखला में यह प्रश्न है। और ये दो मेरे प्रश्नों में सदैव 2-3 प्रश्नों का समाहित होता है। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ आप जाएं। एक चीज़ अपने जहन में अवश्य रखिएगा कि यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, जिसका कि कोई निश्चित ट्रेंड नहीं होता, जिसका कि कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। अपने आप में यह एक स्थापित और मानक संस्था है, लिहाजा आपकी तैयारी भी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। यह प्रश्न आप देखें, इसमें एक प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 152वीं जयंती, यानी कि यह पूछा जाए कि वो इनकी लेटेस्ट जयंती कौन सी मनाई गई, तो 152। और उस पर किस राज्य ने सबसे बड़े खादी के राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया, तो हम आपको बता दें कि यह कार्य किया है लद्दाख गवर्नमेंट ने। द फ्लैग वाज इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख आर.के. माथुर। द तिरंगा मेड of khadi cloth is the largest such national flag in the world. The national flag has a length of
2 to 5 feet, a width of 150 feet and the weight 1000 किलोग्राम। तो आप इस चीज़ को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। लद्दाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और चौथा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल प्राइज में मैं बार बार आपसे कहता हूं कि नोबेल प्राइज में आपको दो चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होगा दोस्तों। एक तो होता है आपका पीस अवार्ड और दूसरा होता है लिटरेचर अवार्ड। यद्यपि आप जैसा कि जानते हैं इकोनॉमिक्स में, मेडिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और भी 4 यानी कि 6 फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो पीस से बनते हैं, जो कि मैंने लास्ट अपने बहुत प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया है आपको, या फिर लिटरेचर से मोस्टली बनते हैं। तो यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ किसकी, लिटरेचर की। और लिटरेचर में इस बार का नोबेल प्राइज किसे मिला है दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार का जो नोबलिस्ट हैं वह है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। द 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर was awarded to Tanzanian novelist अब्दुल रज्जाक गुरनाह। उनको यह इस बार का नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों। वह अपने उपनिवेशवाद और रिफ्यूजीज़ के लिए सदैव से समर्पित रहे हैं। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और उनका नाम एक बार बुकर पुरस्कार के लिए भी, उनके पैराडाइज जो उपन्यास थी उसके लिए भी गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह बिलोंग टू तंजानिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और पांचवा प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एशियाज, वेयर इज द एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स 5th लॉन्गेस्ट ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों जब भी ऑटोमोबाइल की बात आती है आप एक बात जान लीजिएगा कि पीथमपुरा, इंदौर के पास जो पीथमपुरा है उसको आप जानते हैं कि हम उसको किस नाम से जानते हैं, डिट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और वहीं पे बगल में इंदौर में यह स्थापित किया गया है। नेट्रेक्स इज लोकेटेड नियर द वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ पीथमपुरा डिस्ट्रिक्ट धार विच इज़ 50 किलोमीटर फ्रॉम द कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर। तो ठीक है, इंदौर के साथ आप जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अब छठे प्रश्न में हम आ गए हैं किसके पास, हिस्ट्री के पास। और हिस्ट्री में आप यहाँ पर जो ऐतिहासिक प्रश्न है वह कह रहा है कि द ट्रेवलिंग ऑफ चाइनीज राइटर ट्रेवलर एज सियूकी इन विच डिटेल्स ऑफ 138 कंट्रीज आर फाउंड। किस चीनी लेखक यात्री का भ्रमण वृत्तांत सियूकी, जिसे 138 देशों का विवरण मिलता है। दोस्तों जब भी आप इस प्रश्न को देखेंगे आपको याद रहेगा कि वेनसांग, और वेनसांग से एक प्रश्न और बनता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो यह आया था 629 में हर्षवर्धन के शासनकाल में। और जब फाहियान का नाम आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य का नाम आप याद रखिएगा। लेकिन वेनसांग की बात की जा रही है, सियूकी की बात की जा रही है, और इन्होंने 138 देशों का विवरण इस पुस्तक में वर्णित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है हु इज नॉट मैच्ड। यहाँ पर बात की जा रही है अभिलेखों की, और साथ ही साथ किस शासक के समय की बातें उसमें वर्णन की गई हैं इसकी बात की जा रही है। हाथी गुम्फा अभिलेख तो कलिंग राजा खारवेल की बातें हैं, सही जवाब है। एहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय की बात की गई है, यह भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की बात कही गई है, यह भी सही है। लेकिन जब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात आएगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर स्कंदगुप्त न होकर के समुद्रगुप्त होगा। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। स्कंदगुप्त का जो अभिलेख वर्णित है वह भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है, तो इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा प्रयाग स्तंभ, जिसमें कि स्कंदगुप्त को वर्णित न कर करके समुद्रगुप्त को वर्णित किया गया है। बढ़ते हुए हम आ गए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न किसका है कि यह कह रहा है कि शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह मध्यकालीन ऐतिहासिक की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की अगर बात की जाती है
अकबर के साथ आप जा सकते हैं। अकबर ने हिंदी साहित्य को महत्वपूर्णता प्रदान की थी। उसने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। उसके समय में प्रसिद्ध कवि चछुहीन कवि सूरदास ब्रजभाषा में लिखते थे, जबकि आप देख सकते हैं उसने बहुत ही संरक्षण प्रदान किया था अपने शासन के काल में हिंदी साहित्य को। लिहाजा और रामचरितमानस, तुलसीदास, बहुत सारी बातें जो है हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं। आप अकबर के साथ इस प्रश्न में जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है आप देखें नेशनल मूवमेंट से है। दोस्तों, एक बात आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा कि जब भी आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी भी यह नहीं सोचिए कि जो लास्ट ईयर पेपर है उससे हूबहू प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप सिर्फ पैटर्नों से अवगत हो सकते हैं। आप प्रश्न उठा करके देख लीजिए, विगत 20 वर्षों के 15 वर्षों के प्रश्नों को उठा करके देख लीजिए, आपको हूबहू प्रश्न बहुत कम मिलते हैं। तो उस स्थिति में आपको नए प्रश्नों का चयन करना होता है। किताबें वही रहती हैं। आप कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ल्यूसेंट है, लेकिन ल्यूसेंट जो है अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान का स्रोत है। अब आप उसमें कहाँ से प्रश्न ढूंढते हैं? एनसीईआरटी में कहाँ से प्रश्न ढूंढते हैं? आप बिपिन चंद्रा में कहाँ से प्रश्न ढूंढते हैं? लक्ष्मीकांत में कहाँ से प्रश्न ढूंढते हैं? उन प्रश्नों को, किताबें वही रहती हैं, सिलेबस वही रहता है, वही भारत का इतिहास है, वही भारतीय भूगोल है, लेकिन नए नए प्रश्नों का आगमन होता है। लिहाजा आपको अपनी पढ़ाई के दौरान उन प्रश्नों के चयन में बड़ी ही सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर देखें, अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यहाँ पर मैंने प्रश्न चयन किया है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के तौर पर किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी की बात आएगी, निश्चित तौर पर आप गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जा सकते हैं। लेकिन बात की है मैंने यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन थे? तो वह थे देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें, एक बार पुनः मैंने चयन किया है एक यूनिक प्रश्न का, और वह प्रश्न है कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन इंडिया इज फॉर इंडियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। दोस्तों, अक्सर यह प्रश्न आता है, वेदों की ओर लौट आओ। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो प्रश्न है उसको दयानंद सरस्वती ने इस स्लोगन को दिया था। लेकिन यहाँ पर यह जो स्लोगन मैंने चयनित किया है आपके लिए कि भारत भारतीयों के लिए, और यह किसने दिया था? यह दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज, जैसा कि आप जानते हैं, दयानंद सरस्वती ही इसके संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखें, यह कह रहा है बड़ा ही ट्रेडिशनल, यह है तो ट्रेडिशनल प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में आता रहा है, और उसी श्रृंखला में इस प्रश्न को आप देखें, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन? दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम की बात हुई थी, उसमें इन्होंने मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व की बात देने की बात करी थी। आइए बढ़ते हुए हम चलेंगे 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में किसने वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का जो प्रतिनिधित्व किया था वह किया था R.K. षणमुगम शेट्टी। वित्त मंत्रालय आप याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इसमें। और एक प्रश्न और आता है, राजकुमारी अमृतकर स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने संभाला था, और अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्रालय, जिनके नाम पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और किसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है? दोस्तों, इसमें जो बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और किसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो आप देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। उपासना इसका सही जवाब है। आपको प्रश्नों को ढूंढना होगा, क्योंकि जब भी आयोग प्रश्न बनाता है उसमें सिमिलरिटी नहीं होती। वह प्रश्नों को, मैंने बताया था आपसे, संविधान वही है, राष्ट्रीय आंदोलन वही है, इतिहास वही है, भूगोल वही है, सिलेबस वही है, लेकिन प्रश्न बार बार अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने प्रश्नों को चयन किया है। क्वालिटेटिव प्रश्नों का सदैव से मेरा प्रयास है कि आपको क्वालिटेटिव प्रश्नों से अवगत कराया जाए। और जैसा कि मैंने बताया आपसे कि अगर आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है, जीएस के पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सो फार सो गुड। अदरवाइज आप हमारे प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बड़ी ही न्यूनतम राशि पर वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट मैच्ड। यहाँ पर दी गई है अनुसूचियाँ और उसमें वर्णित प्रावधान की बात करी गई है। देखिए, जैसा कि 7वीं अनुसूची की बात की गई है, समवर्ती सूची का उसमें वर्णन है, इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं है। जबकि अगली में देखें, आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात करी गई है, यह भी सही जवाब है। जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है। 952 संशोधन 1985 में दल बदल को लाया गया था, यह सही है और यह भी सही है। लेकिन जो 12वां अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में कहा गया है, किसकी बात की गई है, पंचायत की बात की गई है, यह सही नहीं है। पंचायती राज इसमें नहीं है दोस्तों। इसमें जो है नगर निकाय, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की बात करी गई थी और पंचायती राज की बात 11वीं अनुसूची में की गई थी। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, 12वीं अनुसूची यहाँ पे सही नहीं है। बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2021-11 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर पाई गई। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन विच स्टेट द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज फाउंड। द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड वाज द ओनली state which has recorded a negative population growth in 2011 census. The decadal growth rate was -0.58%. इसको आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ चले हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप फुटलूज उद्योग का उदाहरण मान सकते हैं। दोस्तों, फुटलूज इंडस्ट्री की जब बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि फुटलूज इंडस्ट्री हैज़ नो नीड ऑफ रॉ मटेरियल पार्टिकुलरली। तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ जा सकते हैं, डायमंड इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्रीज, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इनको हम फुटलूज इंडस्ट्रीज के उदाहरण के तौर पर जानते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ जा सकते हैं। और अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है 2 भारतीय राज्यों में अवस्थित झील कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, चिल्का, लोनार, शांभर और पुलिकट की बात की गई। सारे जो झील हैं, यह जो हैं सारे झील या साल्ट वाटर लेक हैं, लेकिन इसमें 2 राज्यों में फैली हुई झील है, वह है पुलिकट लेक salt water lagoon on the कोरोमंडल कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट, साउथ इंडिया। दोस्तों, कोरोमंडल की बात जब भी आएगी, मालाबार की बात जब भी आएगी, आपको याद रखना होगा कि कोरोमंडल तो कोस्ट है, वह आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साइड्स को कवर करता है, जबकि मालाबार कोस्ट जो है वह आपका केरला साइड्स को कवर करता है। लेकिन बात यहाँ पर लेक की गई है, तो पुलिकट लेक इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सट्रीम साउथ वर्ड पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश इनटू द एडजेसेंट पोर्शन ऑफ तमिलनाडु स्टेट। दोस्तों, अब बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और 18वां क्वेश्चन आप देखें, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह के रूप में जाने जाते हैं। द 2 मून ऑफ मार्स आर फोबोस एंड डिमोस। तो मार्स के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कह रहा है कि डिस्पाइट बीइंग जियोग्राफिकली लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। यानी कि भौगोलिक रूप से तो वह कहाँ पे स्थित है, वह स्थित है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन उस पर कैप्चर किस कंट्री का है। तो दोस्तों, यह आंसर आपको बताना है। और ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, इसको भी आप अपने जहन में रखेंगे। और यह
किस पर कैप्चर है? डेनमार्क का, डेनमार्क यूरोपियन कंट्री का। तो डेनमार्क के साथ आप जा सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और वह है कि विश्व की सबसे गहरी चैलेंजर जो गर्त जो है, चैलेंजर गर्त, मैरियाना गर्त जिसे कहते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं सबसे गहरी गर्त कौन है? मैरियाना ट्रेंच है। लेकिन यह प्रश्न पूछ रहा है किस महासागर में स्थित है। तो जब भी इसकी बात आएगी प्रशांत महासागर आप अपने जहन में रखिएगा। यह जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर के में मैरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। इसकी तुलना आप ये कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट को भी इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत चोटी के समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर वह पानी के नीचे होगी। सोच लीजिए यह कितनी गहरी है, लगभग 11,022 मीटर। और इस समय कितनी हाइट हो गई है आपकी माउंट एवरेस्ट की? तो 8,848 से बढ़कर के 8,850 मीटर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका बिलोंग करता है किससे? जनरल साइंस से। और देखिए इस प्रश्न को कि गोताखोरों द्वारा समुद्र में, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? विच गैस इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन फॉर डीप सी ब्रीथिंग बाय डाइवर्स। दोस्तों डाइवर्स जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनके लिए हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है। हीलियम गैस से उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाती है और इसलिए हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? अ मिक्सचर ऑफ लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज कॉल्ड। तो इसको हम LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम जानते हैं। LPG के साथ आप जा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको बताना है। तो हम आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। तो आप इसको जा सकते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के परिवहन के साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ 24वां प्रश्न आप देखें, वह रोग जिसमें प्रायः युवा कल्पनाओं को ही सच समझने लगता है। दोस्तों जिसमें युवा दिवा स्वप्न में रहता है, कल्पनाओं को सच समझने लगता है, यह एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम साइजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। 24 का बी इसका सही जवाब हुआ। और बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न जो है वह कह रहा है आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों यह जाने जाते हैं जीजे मेंडल को हम आनुवांशिकी के पिता के रूप में जानते हैं। तो इसके साथ यह साइंस की यह श्रृंखला समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे लास्ट 5 प्रश्न के साथ। और वे लास्ट 5 प्रश्न आपके हैं किसके? तो मैथमेटिक्स के। और मैथमेटिक्स के प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर बताते हुए चलूँगा। और क्यों इसके उसमें जो कवर फाइल होगी उसमें मैं आपको इसको उपलब्ध करा दूँगा, इसका आंसर, जिसको कि आप वहाँ पर आसानी से इसके सॉल्व को पा सकते हैं। इसको आप अपने जहन में रखिएगा, ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके इस तरह की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि XY = 30 और x² + y² = 61 तो x + y का मान ज्ञात करना है आपको। तो xy = -30 कह रहा है, x² + y² = 61 कह रहा है। तो x + y² = x + y² + 2xy। तो 61 + 2 माइनस ब्रैकेट में आपको -30। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + y = 1, यानी 1 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 क्वेश्चन आप देखें, इसमें कह रहा है यदि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं
तथा 2 पुरुष व 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष व 8 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का तो तरीका है वो बड़ा ही आसान होता है। उसको आप कैलकुलेशन करेंगे और इसके जो फार्मूले को अपनाएंगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वह तो 5 दिन होगा। कवर पेज में मैं इसके सॉल्व आपको उपलब्ध करा दूंगा और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसको तो इसका बेनिफिट मिल ही रहा है। बहरहाल यह पैटर्न के तौर पर हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है यदि एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में क्रमशः 4, 6, 11 और 13 के रूप में बांटा जाता है, यदि सी का हिस्सा 6, 7, 5, 8, 4 है तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। अब यहाँ पर आप देखें 11x प्रश्न अनुसार जो है 11x इजकल टू 7854, तो x इजकल टू 7854 डिवाइडेड बाई 11, यानी जो x की वैल्यू है वह कितनी है 714 है। तो x की वैल्यू तो b तथा d द्वारा प्राप्त धन होगा 6x प्लस 13x इजकल टू 19x, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 714 इजकल टू 13,566। तो आप 13,566 यानी सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है, स्कूल में कुल लड़कों की कुल संख्या से लड़कियों से क्रमशः अनुपात कितना है। दोस्तों, लड़कियों की संख्या 100 अगर आप मान लेते हो यहाँ पे, तो आप देखें लड़कों की संख्या 100 प्लस 15 यानी 115 हो जाएगी। तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात होगा 115 अनुपात 100 होगा, यानी कि 23 अनुपात 20 के साथ आप जा सकते हैं। 23 अनुपात 20 यानी डी इसका सही जवाब हुआ। और अंतिम प्रश्न के साथ हम आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कभी भी आपको इन प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता पड़े, आपको इस तरह के प्रश्न की आवश्यकता पड़े, आपको तैयारी में कहीं भी अगर लगे कि आपको इस तरह के मटेरियल की आवश्यकता है, आप हमसे जुड़ करके बड़ी ही न्यूनतम राशि अदा करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में अपीयर हो सकते हैं और सारी चीज़ें आपको बाईलिंगुअल प्रोवाइड करी जा रही हैं। एक आदमी एक खड़ी हुई बस में को 18 सेकंड में पार करता है। यदि बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है तो बस और आदमी की गति के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। दोस्तों, गति का अनुपात D/4 अनुपात D/18 है, तो 18 अनुपात 4 यानी कि 9 अनुपात 2 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। भविष्य में हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।